हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अंकुर मेहंद्रत्ता। दोस्तों, मॉलीवुड डोमिनेट्स, मलयालम इंडस्ट्री इस वक्त डोमिनेट कर रही है। क्यों? 5 ऐसे स्ट्रॉन्ग रीजंस बताऊंगा जिसको सुनने के बाद आप एग्री करोगे मेरे साथ। देखो, ये जो मार्को मूवी आई है मॉलीवुड इंडस्ट्री से ना, ये इसने क्या बताया है कि भाई अगर हम ए रेटेड फिल्म नहीं बना रहे, अगर हम वायलेंट फिल्म नहीं बना रहे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें बनाने नहीं आती। तो इन सब चीजों पे ना हम डिटेल में बात करते हैं। देखो, अगर मैं बॉलीवुड से मार्को की बात कर रहा हूं तो मैं और इंडस्ट्री से भी उन्हीं फिल्मों की बात करूंगा जो ए रेटेड थी। बॉलीवुड से लूंगा मैं कौन सी? एनिमल, ठीक है। तेलुगु इंडस्ट्री से लूंगा मैं कौन सी? सलार, वो भी ए सर्टिफिकेट के साथ आई थी। और भाई साहब, यहां से मार्को आ गई। और एक और मैं यहां से उठाऊंगा अपने बॉलीवुड से, जिसका नाम था किल। किल मेरे हिसाब से ना बहुत अंडरडॉग फिल्म रही है, जो कि वो अच्छी खासी पैसा कमाना चाहिए था, पर जिस हिसाब से वो फिल्म थी उस हिसाब से उसको ऑडियंस मिली नहीं, बल्कि वो तो आर रेटेड थी। कोई दिक्कत नहीं है, इन सब मुद्दों के ऊपर बात करते हैं। देखो, सलार आई। सलार आई किसके साथ? क्लैश में डंकी के साथ में। कम से कम 200 से 250 करोड़ उसका बजट था, उन्होंने 700 करोड़ का कलेक्शन किया, बहुत अच्छी बात है। पर देखो, जो इंडस्ट्री 250-300 करोड़ में एक फिल्म बनाती है, यहां पर मॉलीवुड वो सब 40 करोड़ में बना देती है। एनिमल का बजट कितना था? 100 करोड़ रुपए। उसने 900 करोड़ का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन किया, बहुत अच्छी बात। पर एक बात बताओ, वहां रणबीर कपूर थे। रणबीर कपूर को हर कोई जानता है। वहां ये लोग एक्साइटेड थे कि रणबीर कपूर जैसा एक रोमांटिक हीरो कैसे मारधार करेगा, कैसे काट फाट करेगा। पब्लिक उसलिए थिएटर में गई देखने के लिए। एक चॉकलेटी हीरो जब एनिमल बनता है तो कैसा बनता है। किल तो भाई साहब नया चेहरा था, लक्ष्य। तो ये सब चीजें होती है। अब उन्नी मुकंदन, ये तो पूरी इंडस्ट्री ही बैकफुट पे थी। कहने का मतलब है, इन्होंने आज तक ऐसे सिनेमा प्रोड्यूस ही नहीं किया था, क्रिएट ही नहीं किया था। इन्होंने साल भर में क्या बनाया है? ब्रह्मयुगम बनाई, प्रेमलू बनाई, भाई साहब सूक्ष्म दर्शनी बनाई, किष्किंधा कांडम बनाई, मंजूमल बॉयज बनाई, गॉट लाइफ बनाई, आवेशम बनाई। ये सब चीजें फिल्म बनाते हैं। दूर दूर तक उसके अंदर वायलेंस नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ दिमाग का खेल होता है। भाई साहब, साइकोलॉजिकल थ्रिलर होती है, सस्पेंस थ्रिलर होती है, उसमें लव स्टोरी भी है, उसमें भाई साहब सर्वाइवल ड्रामा भी है। इनकी वायलेंट फिल्मों में, मतलब इनकी ए रेटेड फिल्मों में जो और इंडस्ट्रीज है और बॉलीवुड की ए रेटेड फिल्मों में क्या फर्क है? देखो, आपने किल देखी, आपने सलार देखी, आपने भाई साहब एनिमल देखी, वहां पर सब कुछ ठीक था। हाँ, हम कह रहे थे भाई साहब इतना खून खराबा दिखा दिया संदीप रेड्डी वांगा ने, इतना ज्यादा खून खराबा दिखा दिया। किसने? भाई साहब प्रशांत नील ने। किल में तो फाड़ ही डाला। पर जब मार्को आती है, तो मार्को आने से पहले आपने सोचा था क्या इतना कुछ होगा? क्योंकि उन्होंने इस चीज को प्रमोट नहीं किया था। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ थिएटर में सबको पकड़ा और फिल्म दिखाई। और फिल्म देखने के बाद पब्लिक ने क्या बोला, इसका कंपैरिजन इंडिया की फिल्मों के साथ तो हो नहीं सकता। इसका कंपैरिजन करना है तो हॉलीवुड के साथ करो। मतलब बॉलीवुड की थिंकिंग पता क्या है, मलयालम सिनेमा की थिंकिंग क्या है? यार, जो इंडिया में बन रहा है ना, वो तो हमारे लिए बच्चों का खेल है। हम वो बनाएंगे जो हॉलीवुड वाले बनाते हैं। अब इन्हीं चीजों के ऊपर मैं 5 फैक्ट्स बताता हूं जो बॉलीवुड को इन और अदर इंडस्ट्री से ना बिल्कुल अलग करता है और उनको स्टैंड आउट करता है कि हाँ, ये जब कुछ करते हैं तो भाई साहब रियल में कुछ जबरदस्त निकल कर आता है। तो पहला, स्मॉल स्केल। इनका स्केल होता है स्मॉल, पर प्रेजेंटेशन होता है ग्रैंड। समझ रहे हो? इनके पास ज्यादा बजट नहीं है, छोटे कैनवास में नरेशन ये बड़ा करते हैं, अपने हीरो को ग्रैंड दिखाते हैं और हीरो को ऐसा दिखाते हैं जब ये मास मसाला लेकर आते हैं, जो पब्लिक कहती है इतने कम बजट में ये हो कैसे सकता है। स्मॉल एक्टर, अब देखो इनका एक्टर छोटा है, कोई उन्नी मुकंदन को ज्यादा जानता नहीं है। उन्नी मुकंदन सिर्फ और सिर्फ अगर कोई जानता है तो वो मलयालम स्टेट के अंदर ही जानता है, मतलब केरला में ही जानता है। अभी तो ये भाई साहब मैं बताऊं तो ममूटी सर को हर कोई जानता है, मोहनलाल सर को हर कोई जानता है, इवन भाई साहब दुलकर सलमान को हर कोई जानता है। अगर हिंदी बेल्ट की मैं बात करूं, उन्नी मुकंदन कोई नहीं जानता। उन्होंने इसी के ऊपर दाव क्यों खेला? उन्होंने बोला एक अनएक्सपेक्टेड चीज लेकर आओ जो पब्लिक इस चेहरे को ना पहचानती हो, पर जब वो कंटेंट देखे तो वो चेहरा उनके दिमाग में घुस जाए। यही उनकी सब प्लानिंग होती है, प्लॉटिंग होती है।
भाई साहब नो स्टार वर्शिप। ये जो इंडस्ट्री है ना, किसी स्टार के पीछे नहीं भागती है कि हाँ हमारे पास ये एक्टर है तो इसको देखकर हम स्क्रिप्ट लिखेंगे, हाँ हमारे पास इतना बड़ा एक्टर आ गया है तो हम इसको देखकर स्क्रिप्ट में चेंजेस करेंगे। ये नहीं करते हैं। ये क्या करते हैं, सिर्फ स्क्रिप्ट लिखते हैं और देखते हैं कौन सा एक्टर इस फिट बैठेगा, फिर उसको कास्ट करते हैं। इससे होता क्या है, आपकी स्क्रिप्ट भी मैनिपुलेट नहीं होती, आपकी स्क्रिप्ट में चेंजेस नहीं होते, क्योंकि एक्टर को बाद में कास्ट किया गया है और जो स्क्रिप्ट है पहले लिखी गई है। पहले देखते हैं कौन सा एक्टर इस रोल में फिट बैठ सकता है। तो जब आप अपनी स्क्रिप्ट को प्रायोरिटी देते हैं, आप अपनी स्क्रिप्ट को मेन हीरो मानते हैं ना, तो ऐसा प्रोडक्ट बाहर बनकर निकलता है। नहीं तो बहुत से एग्जांपल हैं यार, बहुत से एग्जांपल हैं। अब्राहम युगम में ले लो, ममूटी सर से किसने एक्सपेक्ट किया था वो इस तरीका का रोल कर देंगे। आप मंजूमल बॉयज ले लो, दोस्तों की कहानी थी, उन दोस्तों ने ऐसा कमाल कर दिया कि मलयालम इंडस्ट्री से वो 250 करोड़ कमाने वाली फिल्म बन गई। आवेशम के अंदर फाद फाजिल को किसने एक्सपेक्ट किया था, वो एक गैंगस्टर ड्रामा होते हुए उसको कॉमिक वे में प्रेजेंट करेंगे और उस तरीके से पब्लिक को भाई साहब पागल कर देंगे, क्योंकि उनका पागलपन, एक क्रेजीपन जो था आवेशम के अंदर, वो दुनिया को अपने आवेश में ले गया। प्रेमलू मात्र 3 करोड़ की फिल्म, किसने सोचा था नॉर्मल से दिखने वाला ये पेयर एक ऐसी लव स्टोरी लेकर आएगा कि टीन एजर्स, जेंजी क्राउड, मिलेनियर क्राउड पागल हो जाएगा। सूक्ष्म दर्शनी भाई साहब क्या फिल्म है, अभी जब ओटीटी पे आएगी तुम देखना कैसे वायरल होगी। किष्किंधा कन्नम, उसमें कौन सोच सकता था एक बंदूक ढूंढने की कहानी है और वो आज क्या कर रही है। तो ये सिर्फ और सिर्फ स्क्रिप्ट के ऊपर काम करते हैं, ग्राउंड के ऊपर काम करते हैं, स्क्रीन प्ले के ऊपर काम करते हैं और किस तरीके से ट्विस्ट एंड टर्न्स अपने स्टोरीज के अंदर लेकर आने हैं उसके ऊपर काम करते हैं। और जब वो कंप्लीट प्रोडक्ट बाहर बनकर आता है तो थिएटर में हल्ला मच जाता है कि हाँ मलयालम सिनेमा से कुछ आया। मलयालम सिनेमा हमेशा से अपने कंटेंट के लिए जाना जाता है। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, इनका बजट और इंडस्ट्री का बजट बड़ा होता है, मलयालम इंडस्ट्री का बजट बहुत छोटा होता है। एग्जांपल देता हूं आपको, आरआरआर का इंटरवल सीक्वेंस कितने का था आपको पता है? 75 करोड़ रुपए का। पुष्पा का जतारा सीक्वेंस कितने का था? आई थिंक मेरे हिसाब से 30 से 40 करोड़ रुपए का था। सिंघम अगेन का, सिंघम 3 जो अजय देवगन की अभी आई थी बॉलीवुड से, उसका क्लाइमेक्स कितने का था? 25 करोड़ रुपए का। और मलयालम इंडस्ट्री अपनी फिल्म कितने बना देती है? 30-40 करोड़ में। 50-60 करोड़ वहां पहुंच जाता है ना तो उनकी बिग बजट फिल्म मानी जाती है। द गॉड लाइफ का आई थिंक 120 करोड़ का बजट था। क्यों था? क्योंकि उसके अंदर टाइम बहुत इन्वेस्ट किया था, 15-16 साल दिए गए, सर्वाइवल ड्रामा था। वहां जो रियल लोकेशन पे शूट करना था वहां बंद हो गया क्योंकि उस टाइम कोविड आ गया था। तो वो एक वीएफएक्स के साथ, सीजीआई के साथ शूट नहीं करना चाहते थे, वो चाहते थे तो रियल लोकेशंस पे जाना चाहते थे। यहीं से मेरा अगला पॉइंट निकलता है, ये रिलाय नहीं करते होते वीएफएक्स के ऊपर, सीजीआई के ऊपर, ये रियल लोकेशंस में जाते हैं। ये थाईलैंड नहीं जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया नहीं जाते हैं, यूएसए नहीं जाते हैं फिल्म को शूट करने के लिए, ये अपने ही राज्य में, अपने स्टेट के अंदर शूट करते हैं। तो ये सब चीजें इनके बजट को कम करती हैं और कंटेंट को हाई करती हैं। अब आपको बताता हूं प्रमोशंस ये नहीं करते हैं। ये 18-18, 20-20 करोड़, 30-30 करोड़ रुपए प्रमोशन पे खर्च नहीं करते हैं। और इंडस्ट्री का एक प्रमोशन बजट होता है, जितना इनकी फिल्म का बजट होता है और इंडस्ट्री का प्रमोशंस का बजट होता है। इनका प्रमोशन क्या है? इनका प्रमोशन खुद इनकी फिल्म है, वर्ड ऑफ माउथ है। कोई फिल्म देखकर निकलेगा, वो 4 बंदों को बोलेगा छोड़ दे सारी फिल्म, जाकर ये देख, जाकर मलयालम इंडस्ट्री से फिल्म आई है वो देख। ये हिंदी डब वेब नहीं करते हैं, ये तो अब आ गई मार्को, नहीं तो इन्होंने कोई हमारी मार्केट को टारगेट थोड़ी करा है। जिस दिन इन्होंने हिंदी मार्केट को टारगेट करना शुरू कर दिया और इंडस्ट्री बैकफुट पे चली जाएंगी, मलयालम इंडस्ट्री सबसे ऊपर आ जाएगी। क्योंकि हिंदी इंडस्ट्री ही, हिंदी ऑडियंस ऐसी है जो सिर्फ और सिर्फ कंटेंट मांगती है, वो किसी स्टार के चक्करों में नहीं फंसती है कि हाँ भाई पुष्पा आएगी तो ही देखेंगे, हाँ भाई सलार आएगी तो ही देखेंगे, हाँ भाई डंकी आएगी तो ही देखेंगे। वो बड़े बड़े एक्टर को फ्लॉप भी करवाती है, ये हिंदी इंडस्ट्री की खासियत है। और जब मलयालम इंडस्ट्री अपनी फिल्मों को एक सही तरीके से रिलीज कर दे, इनको बढ़िया डिस्ट्रीब्यूटर मिल जाए और सबसे अच्छी बात ये डबिंग करके आए, अगर हिंदी मार्केट में उनको सही से स्क्रीन्स मिल जाए ना, तो कोई इंडस्ट्री इनके आगे टिकेगा नहीं। इन सब चीजों पे अभी काम ही नहीं कर रहे हैं, ये अभी भी भीड़ में नहीं भाग रहे हैं कि वहां पुष्पा बन रही है तो हम पुष्पा बनाएंगे, वहां सलार बन रही है या फिर इधर भाई साहब एनिमल बन रही है तो भागेंगे नहीं। ये कह रहे तुम बनाओ जितना बनाना है, हमारा जब मन करेगा, हमारे पास सही स्क्रिप्ट आएगी तभी हम बनाएंगे। एक होता है ना, कभी बायोपिक का जमाना आ जाता है, कभी स्पोर्ट्स बायोपिक का जमाना आ जाता है, कभी मास सिनेमा का जमाना आ जाता है, पर मलयालम इंडस्ट्री जो है ना
किसी भी एक पर्टिकुलर जॉनर में फंसता नहीं है, ये हर जॉनर को एक्सप्लोर करता है। अब जो कोई कहते थे ना भाई, मैं ही कहता था कि मलयालम इंडस्ट्री जिस दिन मास सिनेमा में आ गई उस दिन फाड़ डालेगी, तो भाई इन्होंने साबित कर दिया है हमारे लिए कोई भी जॉनर दूर नहीं है, कोई भी जॉनर हमारे लिए मुश्किल नहीं है। हम हर जॉनर में काम कर सकते हैं। वो हम स्कूल में पढ़ते थे ना, अपना बेसिक स्ट्रांग रखो, पीसीएम बढ़िया करो तभी आपको इंजीनियरिंग में एडमिशन मिलेगा। मतलब कि मैथ्स अच्छा करो, साइंस अच्छा करो, तभी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ अच्छी होगी तो ही आप इंजीनियरिंग कर पाओगे। ये आप हम भी सुनते थे, तुम भी सुनते थे ना स्कूलिंग टाइम में। तो इनका क्या है, बेस स्ट्रांग है, बेस बढ़िया है, फिल्म मेकिंग इनको अच्छे से आती है, वो भी कम बजट में आती है और हर किसी के साथ ही कर सकते हैं। कोई छोटा एक्टर आ जाए, कोई बड़ा एक्टर आ जाए, बस उसको एक्टिंग आनी चाहिए और डायरेक्टर को डायरेक्शन आना चाहिए। ये इन सब चीजों पे काम करते हैं, तभी बॉलीवुड इंडस्ट्री है आज इतना ग्रो कर रहा है। और आने वाले वक्त के ऊपर मैं आपको बता दूं, अगर ये थोड़ा सा और अपनी फिल्मों को उस तरीके से मार्केट करने लग गए तो सबको धकेल देंगे ये। थैंक्स फॉर वॉचिंग।